नमस्कार, न्यूज़ 12 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर। राजस्थान में पिछले फेज में जो लोकसभा सीटों को लेकर चुनाव हो चुका है, जहां कम मतदान हुआ है, इसी को लेकर भाजपा भी संशय में है, तो वहीं कांग्रेस के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। राजस्थान में बारा झालावाड़ की एक चर्चित सीट है, जहां एक तरफ राजा महाराजा चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ समाज सेविका उर्मिला जिनभाया चुनाव लड़ रही है। हमारे साथ राजेश पंकज वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, तो वहीं राजनीतिक विश्लेषक अनिल आर्य मौजूद है। चुनावी बात करेंगे, जहां पिछले चुनाव में किस प्रकार से चुनावी मुद्दे रहे और चुनावी बातें हुई। कहीं न कहीं वो उत्साह जो पहले था वो अब हमें इतना नज़र नहीं आ रहा है। मुद्दों की बात कर लो। वही हम बात करेंगे बारा झालावाड़ सीट को की, जहां राजनीति कैसी है। यहां के राजनीति विश्लेषक के मामले को लेकर हमारे साथ अनिल आर्य हैं, राजनीतिक विश्लेषक। उनसे जानना चाहेंगे बारा झालावाड़ लोकसभा सीट की वहीं बारा झालावाड़ कांग्रेस कही है और जुड़ा सवाल हम बात करें, बड़े बड़े जनता भी नहीं देख दी, जन्मतिथि और न जिला स्तर पे हो रहा है। वहीं बारा झालावाड़ लोकसभा सीट पर दोनों ही प्रत्याशी अपना दमखम झोंके हुए हैं। लोगों के बीच में गांव-गांव दानी-दानी जाकर लोगों को अपनी बात कह रहे हैं, तो वहीं लोगों के समस्याएं भी सुन रहे हैं। लेकिन जहाँ एक और बात करें कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई ग्रामीणों का कहना भी रहता है कि हमारे गांव का विकास नहीं हुआ, कई वर्षों से गांव में सड़क नहीं है, तो कहीं गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो आज बारा झालावाड़ में पानी की भी काफ़ी समस्या है। इसी को लेकर किन मुद्दों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही है, लोगों के बीच क्या मुद्दे रख रही हैं, इसी को लेकर चुनावी विश्लेषक हमारे साथ है अनिल जी। वो पूरी जानकारी हमें बताएंगे, क्या मुद्दे हैं दोनों पार्टियों के। भाजपा राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रही है। वो राम मंदिर की बात करते हैं, धारा 370 की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं। जबकि जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं उर्मिला जिनभाया जी, वो लोगों के बीच में अपना एक रिश्ता जोड़ रही हैं। वो अपने आप को झालावाड़ की भांजी बताती हैं, भानेज बताती हैं और बारा जिले की बहू बताती हैं। कांग्रेस स्थानीय मुद्दों के ऊपर ज़्यादा बात कर रही है, बीजेपी की 10 साल की नाकामियों के ऊपर ज़्यादा बात कर रही है। और कांग्रेस और खुद पूर्व मंत्री इसके राजस्थान के दिग्गज नेता हैं प्रमोद जिनभाया, वो भी पिछले 35 सालों का हिसाब मांग रहे हैं कि पिछले 35 साल से आप यहाँ लगातार सांसद हैं, इस दौरान मंत्री भी रहे हैं, चीफ मुख्यमंत्री भी रहे हैं। बारा झालावाड़ में आपने क्या किया है। आपने ठीक कहा है कि काफ़ी सारे गांव में पीने के पानी, जो कि एक मूलभूत ज़रूरत है, वो भी नहीं है। सांसद ये खुद को जो है कांग्रेस के प्रत्याशी अपने आप को समाज सेवी बताते हैं और इनको एक राजा बताते हैं। बाहरी और स्थानीय का मुद्दा भी है। प्रमोद जिनभाया जी तो खुद कई जनसभाओं में कह चुके हैं कि धौलपुर के राजा हैं, यहाँ आके चुनाव लड़ रहे हैं, इतनी सालों से लोग जिता रहे हैं, हम स्थानीय हैं और स्थानीय लोगों की पीड़ा जो है स्थानीय ही समझ सकता है। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि उपलब्धता। कांग्रेस और स्थानीय लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि सांसद दुष्यंत की जो उपलब्धता है वो बहुत कम रही है क्षेत्र में। वो फ़ोन भी बहुत कम उठाते हैं, नहीं उनका स्टाफ उठाता है। तो कोई भी जो कार्य उनके होते हैं वो वर्कर्स के माध्यम से या बड़े वर्कर्स के माध्यम से इंटरटेन किया जाते हैं। सामान्य लोगों में उनकी उपलब्धता काफ़ी कम है।
बीजेपी एक बड़ा मुद्दा लेकर सामने आ रही है, वो 400 पार की बात करते हैं। वहीं कांग्रेस के जो लोग हैं वो इसका जवाब इस तरह से देते हैं कि ये यहाँ लगभग जो है 17.8 शेड्यूल कास्ट वोटर है, 17.6 जो है शेड्यूल ट्राइब है, माइनॉरिटी का भी 8% के आसपास लगभग वोट है। तो ये टोटल वोट मिलके 42-43% के आसपास हो जाता है। तो कांग्रेस 400 पार के बीजेपी का जो नारा है उसको संविधान बदलने की दिशा में बता रही है कि आरक्षण खत्म हो सकता है, संविधान को बदला जा सकता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और माइनॉरिटी के वोट को साधा जा सके। तो मुझे लगता है कि ओपीएस भी बड़ा मुद्दा है और ज़्यादा जानकारी हमारे जो है वरिष्ठ पत्रकार वो देंगे। अनिल जी, आपने कुछ सही बात कही है, लेकिन अनछुए जो पहलू है जनता के, वो वास्तव में दोनों दल कहीं न कहीं छू नहीं पा रहे हैं। बात कर रहे हैं कि भाजपा जो राष्ट्रीय मुद्दा उठा रही है, जो कुछ मुद्दे हैं उनको छू भी रही है, लेकिन हमें लगता है या आम जन को लगता है कि हमारे यहाँ जो युवा है वो दिशाहीन है। अब क्या लगता है कि भाई दिशाहीन होने से हम जैसे राम मंदिर से जोड़ रहे हैं या धर्म से जोड़ रहे हैं, लेकिन युवाओं को चाहिए क्या? युवाओं को कम से कम उनको रोजगार के प्रति एक ठोस आधार मिले, युवाओं से परिवार जुड़े हैं उनके। तो ऐसे पार्टियां ऐसे मुद्दे हाथ में ले, भाई हम अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार दें या उनको नौकरियों में लगाएं। रही बात हमारे यहाँ जो शिक्षा है, बुनियादी ज़रूरतें हैं, सड़क है, तो ये चीज़ें भी कई बदहाल हैं। पीने का पानी है, इसके अलावा दूर संचार है, बिजली है, ये सिस्टम सब कहीं न कहीं गड़बड़ाए हुए हैं और इनको हम आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारी पार्टियाँ दुरुस्त नहीं कर पाई है। जबकि बुनियादी ज़रूरतें पहले होनी चाहिए, जिस प्रकार रोटी, कपड़ा और मकान, इसके बाद ही व्यक्ति दूसरी चीज़ों को सोचता है। तो पार्टियों को इन चीज़ों को पहले ठीक करना चाहिए। और रही बात कि हमारे यहाँ जो प्रत्याशी हैं, जैसे भाजपा से सांसद दुष्यंत सिंह, बिल्कुल आपने सही कहा है कि उनका आम जन से जुड़ाव नहीं है, ये सभी कहते हैं। और स्थानीय कोई समस्या है, कोई मुद्दा लेके भी जाए तो किससे संपर्क करें? यहाँ जो उनके जिन नेताओं के माध्यम से वो काम करते हैं, जो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है, तो उसमें कहीं न कहीं व्यक्ति अपनी बात सांसद तक सीधे नहीं पहुँचा सकता। ये बहुत बड़ी उनके लिए एक माइनस कड़ी है। और जो स्थानीय मुद्दे हैं, इसके अलावा जो जैसे हम बात करें 12 झालावाड़, दोनों ज़िले मिला के एक संसदीय क्षेत्र है। इससे पहले हम 12 को कोटा से जुड़ा हुआ था, लेकिन आज झालावाड़ और 12 दोनों का अगर तुलना करें तो 12 के मुकाबले झालावाड़ ज़्यादा विकसित ज़िला है और 12 उससे कम है। तो कहीं न कहीं ये सोतला व्यवहार जनता देखती है और वो दोनों चाहती है दोनों जिलों में समान रूप से विकास हो, क्योंकि सांसद दोनों जगह के हैं, तो दोनों जिलों में ही तुलनात्मक रूप से उनका कार्य होना चाहिए, उनको बराबर तवज्जो मिलनी चाहिए। रही बात हम स्थानीय जो हमारे गृह जिले से श्रीमती उर्मिला जैन, जो यहाँ के जिला प्रमुख है वर्तमान में, और दूसरी बार सांसद दुष्यंत सिंह के मुकाबले चुनाव में मैदान में है, वो जो जनसंपर्क कर रही है तो कहीं न कहीं वो भी मुद्दे उठा रही है, लेकिन उनकी जो कार्यशैली है तो सीधी जो पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाई उनके पति हैं, तो उनके सानिध्य में सारा काम होगा। तो जनता कहीं न कहीं दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रही है। 26 तारीख को क्या जनता निर्णय देगी, ये जनता के ऊपर है, किस तरह वो अपने मुद्दों को देखती है, किस उम्मीदवार को अपने नज़दीक पाती है, ये फैसला तो आखिर जनता ही करेगी। कुछ मुद्दे जो है कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर भी उठा रही है और स्थानीय जो लेता है, जैसे गहलोत जी अभी आए थे पीछे, और अध्यक्ष जो यहाँ के राजस्थान के हैं डोटासरा जी, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी के जो वायदे थे उनको गारंटीज को वो जुमला बताया था। जैसे 15 लाख नौकरियों की बात थी, काला धन वापसी लाने की बात थी, किसान की आय दुगनी करने की बात थी, 2 करोड़ नौकरियों की बात थी। और अभी पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायदा करके गए थे कि राजस्थान के अंदर जो पेट्रोल और डीजल है वो दूसरे राज्यों के बराबर का ही होना चाहिए, लेकिन अभी भी रेट राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा है।
एक नई बात जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मुद्दे बना रही है, वो बना रही है वॉशिंग मशीन का। यानी भ्रष्टाचार जो सेंटर्ड पॉलिटिशियंस है वो जब बीजेपी में आ जाते हैं तो उनके ऊपर करप्शन के सारे चार्जेस बंद कर दिए जाते हैं या जांच बंद कर दी जाती है या वो विभिन्न पदों पर बिठा दिए जाते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल जिनका कोयला घोटाले में नाम आया था, बहुत सारे महाराष्ट्र के भी हैं, 25 के आसपास ऐसे लीडर हैं जो जिनका कभी भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी लगाती थी, लेकिन अब वो बीजेपी में ही शामिल हो गए तो वो उच्च पदों पर आसीन हैं। तीसरी, किसान आंदोलन का भी बहुत प्रभावशाली बेल्ट में हमें देखने को मिला है। हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा किसान आंदोलन का प्रभाव नहीं था, लेकिन आज ये लोग एमएसपी की बात को जान गए हैं, जानना चाहते हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल और भी है कि इतनी समृद्ध ज़मीन है यहाँ पे, हरियाणा और पंजाब जैसी फर्टाइल ज़मीन है, यहाँ पर यहाँ का जो गेहूँ है वो पूरे भारत देश में प्रसिद्ध है, यहाँ का सोयाबीन यहाँ पैदा होती है, मतलब यहाँ की धरती फर्टाइल है और पानी की उपलब्धता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। जबकि उर्मिला जैन भाई इसमें कह रही है कि हम यहाँ कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे जिसमें स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा और हमारी जो चीज़ें हैं उनके ब्रांड के तौर पर वो बाहर जाएंगी। तो क्या किसान का मुद्दा या भ्रष्टाचार का मुद्दा, वॉशिंग मशीन वाला मुद्दा या जो है गारंटीज वाला मुद्दा यहाँ पर प्रभावी रहेगा? हम बात करें मुद्दों की तो पहला आपका जो सवाल है कि भ्रष्टाचार वाला, कहीं न कहीं आम जन इस चीज़ को देखता है कि जो नेता उनके बीच में रहा है और उस पर जो भ्रष्टाचार के आक्षेप लगे हैं और यदि वो पार्टी चेंज कर लेता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। ये वास्तव में पीड़ा आमजन की है। और भ्रष्टाचार जो नेता करता है उसको सजा तो कानून देता है, लेकिन कब देता है? जब सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अब डर के मारे या कहीं जो आक्षेप लगे हैं उनको बचाने के लिए कोई नेता दूसरी पार्टी में चला जाए, जैसे जिस पार्टी का शासन है, तो वो उससे बच निकलता है। ये वास्तव में आपका जो आरोप है वो वास्तव में सत्य है कि कई नेता जो उदाहरण जो आपने दिए हैं वो जो पार्टी छोड़ के गए हैं या बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय स्तर पे इन चीज़ों को उठाया भी जा रहा है और विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो इन मुद्दों को बड़े ज़ोर शोर से उठा रही है कि जो नेता हैं बड़े बड़े आरोप थे जिन पे जो आपने उदाहरण दिया, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई। बिल्कुल सही है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है और ये वास्तव में इस पार्टी को भी देखना चाहिए कि हम जो दूध के धुले नेता कोई भी नहीं है और उन पर हम कार्रवाई करें। फिर भी इसका जवाब तो जनता ही देगी, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में 5 साल बाद सबकी परीक्षा की घड़ी आती है और उसका हिसाब किताब पूरा जनता करती है, पार्टियां करे या नहीं करे। तो निश्चित है कि जनता इसका पूरा समाधान निकाल देगी। और रही बात मोदी की गारंटी की, तो उन्होंने गारंटी दी है, गारंटियाँ सभी देते हैं, पिछली बार भी दी थी जब उन्होंने सर्वप्रथम सत्ता संभाली थी। उनमें कुछ चीज़ें नहीं हुई है। वास्तव में उनका आक्षेप जो कांग्रेस वाले लगाते हैं उन पर कि 15 लाख हर इसके खाते में आ जाएंगे, काला धन जो वापस आ जाएगा, तो ये चीज़ें एक किसानों की इनकम बिल्कुल सही है कि ये चीज़ें अभी फलीभूत नहीं हुई, हम साकार होते हुए उनको नहीं देख पा रहे हैं, जनता भी नहीं देख पा रही है। तो जो अगर गारंटी है तो गारंटी होती है, तो गारंटी को मेरा एक आपसे सवाल रहेगा कि कई किसानों का ये कहना है कि हमारे जो 2000 रुपये खाते में डाले थे 6-6 महीने के वापस उन्होंने उनकी बैंकों से कट गए। ये कई किसानों का, हमने जब गाँव में गए तो वहाँ ग्रामीणों से, किसानों से बात की तो उन्होंने का ये कहना रहा है कि जो पैसा हमारे डाला था खातों में वो भी वापस 6-6 महीने का वापस ले लिया। ये कैसे क्या हुआ? जी अन्नू जी, कि कोई भी सरकार किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए बड़े बड़े वादे करती है और उसको शो करती है वो कि भाई हमने ये किया, लेकिन उनका एक छिपी हुई एक एजेंडा रहता है, टारगेट रहता है कि भाई हम इतने लोगों को ही हम सहायता दे सकते हैं। तो उन्होंने इसके बीच में जनाधार KYC लगा दी, ज़मीन की KYC लगा दी ताकि लोग
कम लाभ प्राप्त करें। ये लोगों में पता नहीं है, ये अंदरूनी चीज़ें हैं जो बताई नहीं जाती, वो सिर्फ आंकड़ों से मतलब रखते हैं। उन्होंने शुरू में जो रजिस्ट्रेशन हुआ किसान सम्मान निधि के लिए, वे 2000 रुपये हर महीने डालेंगे, तो वो तो आंकड़े आ गए, रजिस्ट्रेशन हो गया लोगों का। लेकिन अब किसी का पैसा रुका तो उसमें एक इशू डाल दे, भाई जनाधार में KYC होना चाहिए सभी व्यक्तियों की। अब किसी के आधार में जन्मतिथि पूरी नहीं है, किसी के बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर चेंज है, तो इस तरह लोग इस लाभ से वंचित हो गए। यानी कि सीधा सीधा हम कहें कि सरकारों ने इस तरह के सिस्टम बना रखे हैं कि निश्चित बजट ही लोगों के पास जाए और आंकड़े हम पूरे शो कर सकें। तो कहीं न कहीं ये मुद्दे लोगों के बीच में हैं। पिछले कुछ लोगों ने एक शिकायत और भी की है सर कि पेंशन नहीं मिली है, पेंशन भी रुकी हुई है काफ़ी लंबे टाइम से। बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ है ये, क्योंकि सारा डिजिटलाइजेशन हो गया है और जो रिकॉर्ड में पोर्टल में जो एंट्री होती है कि सब जनाधार से और आधार से बैंक अकाउंट से सारी चीज़ें डिटेल एक जैसी होनी चाहिए। बैंक भी तभी कोई पैसा तभी देता है जब उसके जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट एक जैसे हों। तो इसीलिए उनके पेंशन भी रुक गई है, क्योंकि अभी भी जनाधार कितने केस पेंडिंग है। चुनाव में अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं और जनाधार पेंडिंग पड़े, उनका वेरिफिकेशन न तो स्थानीय स्तर पे हो रहा है और न जिला स्तर पे हो रहा है। जनाधार में वेरिफिकेशन होता है तो सबसे पहले स्थानीय निकाय में जाता है, जैसे ग्राम पंचायत होती है, शहरी क्षेत्र है तो नगर परिषद, नगर पालिका में जाता है। अब वहाँ अधिकारी नहीं है, अब उनकी पेंडेंसी पड़ी रहती है 2-2 महीने तक। तो इस तरह उनको वो लाभ पेंशन का भी नहीं मिल पा रहा है। इससे आमजन दुखी तो है और कहीं न कहीं वो इस पीड़ा को झेल भी रहा है। वहीं राजेश जी, एक सबसे बड़ा मुद्दा खाद्य सुरक्षा को लेकर, कई नए परिवार है, कई लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं, केंद्र में भाजपा की भी सरकार रही है, लेकिन आज भी नए परिवार व लाखों परिवारों ने राशन कार्ड बनवाए, लेकिन उनका राशन में खाद्य सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, वंचित हो रहे हैं। इसको लेकर के क्या कमियां रही, किन कारणों से उनको इन चीज़ों का लाभ नहीं मिल पा रहा है? जी अनु जी, राशन कार्ड से खाद्य सुरक्षा बिल्कुल सही है। 2012 में राशन कार्ड बने थे और हर 10 साल में नए राशन कार्ड बनने का प्रावधान होता है। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने, जहाँ तक मेरी जानकारी में, कि सभी स्टेट में गाइडलाइन जारी कर दी, भाई एक समान राशन होगा और देश का नागरिक कहीं भी किसी भी राज्य में जाकर के राशन ले सकता है। तो उस गाइडलाइन के तहत राज्य सरकारों ने नए राशन नहीं बनाए। अब 2012 में राजस्थान में नए राशन बने थे, उसके बाद 2022 में नए राशन बनने चाहिए थे और इसकी प्रक्रिया 1 साल पहले हो जाती है। लेकिन इस बार 2024 आ गया और राशन अभी तक नहीं बने। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार से जो गाइडलाइन आनी थी वो नहीं आई है और लोग राशन सामग्री से वंचित हैं और नए परिवार भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। चूँकि परिवार में सदस्य होते हैं, किसी बच्चे की शादी हो जाती है, उस परिवार अलग होता है तो BPL से भी वंचित हो जाता है, उसको APL में डाल देते हैं और APL में डालने के बाद उसको वो जो BPL का लाभ है वो नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार राशन सामग्री से हमारे यहाँ लाखों परिवार वंचित हैं। और इसमें एक पोर्टल बनाया था सरकार ने, खाद्य सुरक्षा पोर्टल, तो उसके तहत भी आवेदन लिए थे, लेकिन उसका भी अभी वो ठंडे बस्ते में है। न तो उसको कांग्रेस ने ध्यान दिया, कांग्रेस सरकार ने, और न BJP ने दिया। BJP सरकार को भी लगभग चौथा महीना चल रहा है, अभी तक ये समस्या बनी हुई है। तो कहीं न कहीं ये मुद्दा भी लोगों के मन में है और ज़रूर जब चुनाव के बाद इस पर लोग कहीं न कहीं सक्रिय होंगे। राजेश जी, एक सबसे बड़ी बात यह है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में हमने जाकर लोगों से बात करना चाहा, तो वहीं लोगों ने कहा कि वर्तमान सांसद दुष्यंत सिंह हमारे गांव में चुनाव के समय आते हैं। वहीं उनके पहले भी सोशल मीडिया पे अभी भी पोस्टर वायरल हो रहे हैं माँ व पुत्र के लापता के। ये भी एक मुद्दा है कि कई लोगों ने उनके पोस्टर चिपकाए थे लापता के, क्या कारण रहा था इसका? जी अनु जी, इसका कारण तो सीधा खैर वही दें जब उनसे हम पूछें, लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं कि एक सांसद दुष्यंत सिंह वो एक राज परिवार से जुड़े हुए हैं, उनकी माँ भी एक राज परिवार से जुड़ी हुई है।
और इनका पूरा परिवार कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ है। और जो इनके हो सकता है वंशानुगत कार्यशैली रहती है कि भाई राजशाही जो पहले थी उसी तरह ये अपने आप को रखते हैं, इसीलिए हो सकता है कि ये आम जन से दूर रहते हैं। यदि आम जन से जुड़ा हुआ व्यक्ति सीधा जनता से मुखातिब होता है तो ये समस्या नहीं आती और न इस तरह के कोई पोस्टर वगैरह जो आप बता रहे हैं वो देखने को मिलता। क्योंकि अन्य नेताओं, भाजपा में अन्य नेता भी हैं जो जनता के बीच रहते हैं और कोशिश तो सांसद दुष्यंत सिंह भी करते होंगे। और उनका जनता से न जुड़ने का कारण या जुड़ने का कारण ये तो उनके जो नीति निर्धारक हैं, जो उनके चुनाव के पूरी वो बनाते हैं रूपरेखा, वो तय करें भाई इनको कब क्या किससे मिलना है। तो इसलिए हम ज़्यादा तो ये कह सकते हैं। अनु जी, लगातार जो जीत है वो किसी भी सामान्य आदमी को भी रजवाड़े जैसी फीलिंग दिला सकती है। हालांकि दुष्यंत सिंह तो खुद राज परिवार से हैं, तो लगातार जीत राजनीति में काफ़ी घातक होती है और उससे लोगों का जनसंपर्क कम होना शुरू हो जाता है। वो जीत को अपनी बापोती मान लेता है। जब तक राजनीति में हार नहीं होती है तो जनसंपर्क इसी तरह कम हो जाता है। जैसा अब दुष्यंत जी का हो गया, कुछ टाइम पहले यहाँ पोस्टर लगाए गए थे जिसमें काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पर और अखबारों में खबर भी छपी थी इसको लेकर। मेरा मानना यह है कि एक जनप्रतिनिधि का जो पहला उत्तरदायित्व है वो जनता के बीच का है कि वो लोगों की समस्याओं के लिए काम करे, लोगों की आवाज़ संसद में उठाए, उनके लिए बेहतर काम करवाए। जितने भी वो काम गरीब से गरीब, सामाजिक रूप से पिछड़े आदमियों के लिए करवा सकता है, उनको मुख्य धारा में लाने का काम एक जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। और वो तब होगा जब वो लोगों के बीच में रहेगा, लोगों की सुनवाई करेगा। तो इनका कहना भी ठीक है कि राज परिवार के सदस्य हैं, शायद इसलिए भी दूर रहते होंगे। लेकिन दूसरा कारण एक बड़ा ये है कि लगातार जीत रहे हैं, इसलिए भी वो ये मान रहे हैं कि मुझे कोई हरा नहीं सकता इस क्षेत्र में, इसलिए भी जनता से दूरी हो सकती है। अनिल जी, सरगर्मियाँ चुनाव की तेज़ हो गई है, विकास की बात भी हमने करी, लेकिन आज भी कई गांव विकास को सूंझ रहे हैं। गांव की बात छोड़ो, शहर की बात कर लेते हैं। जब शहर में विकास नहीं होगा तो गांव तक विकास कैसे पहुंचेगा? जनता कहती है कि सांसद दुष्यंत सिंह आते हैं, जब चुनाव नज़दीक आ जाते हैं तभी हमारे साथ बैठते हैं, कंधे पे हाथ रख के चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी याद तक नहीं आती। हम उनके कार्यालय जाते हैं तो वह हमें नहीं मिलते, वहीं उनके अध्यक्ष वगैरह मिलते हैं लेकिन वे भी हमारी बात पूरी उन तक नहीं पहुंचा पाते हैं, जो समस्याएं रहती है। इसी को लेकर हमने कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला जैन के लिए भी पूछा, तो उन लोगों का ये भी कहना रहा कि कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला जैन भाया के पति मंत्री प्रमोद जैन भाया द्वारा धार्मिक कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देकर मंदिरों का विकास कराया, मंदिरों तक जाने वाली सड़कों का भी विकास कराया। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी कई गांव ऐसे वंचित है जहां केंद्र के कोठे द्वारा उनका विकास नहीं हो पाया है। आज भी कई गांव बाराझाला वार्ड क्षेत्र में सड़कों को लेकर, नहरों को लेकर किसानों की बात करें, वहीं बिजली को लेकर भी बात करें, जहां कई गांवों में आज भी जीएसएस नहीं है, जिसके चलते ग्रामीणों को बिजली भरपूर नहीं मिल पाती है। किसान भी अपनी फसलों में सिंचाई करने से वंचित रह जाता है समय। वहीं बाराझाला वार्ड लोकसभा सीट को लेकर दोनों ही प्रत्याशियों ने मैदान में उतरे हुए हैं। आज हमारी बात हुई, राजेश जी, पंकज हमारे साथ जुड़े हुए थे, अनिल जी जुड़े हुए थे। पुराने मुद्दों पर भी बात की गई, जहां हार जीत कितने से हुई, वहीं किसानों का मुद्दा, इसको लेकर भी हमारी चर्चा हुई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर भी चर्चा हुई। आज के लिए बस।